तो हमने केमिस्ट्री को क्या कर रखा है, बेसिकली जो केमिस्ट्री है हमारी उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला जो पार्ट है उसको हमने कह दिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा जो पार्ट है उसको हमने कह दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑर्गेनिक, ठीक है। जो आपने एस ब्लॉक, पीरियोडिक, गैसियस स्टेट, मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, ये जितने भी थे, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया। अब जो पार्ट बचा हुआ रहता है वो है ऑर्गेनिक। एक और पार्ट है वो है फिजिकल, ठीक है। बट जनरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेन इसके पार्ट हैं, फिजिकल एक अलग की पार्ट है, ठीक है, उसमें थोड़ी फिजिक्स यूज होती है एंड ऑल दैट। ओके, अब ये जो ऑर्गेनिक होता है इसमें आपने मुझे बताया कि यहाँ पर कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन के रिलेटेड जो भी होती है, राइट, तो इसके लिए एक अलग ही हमने सब्जेक्ट बना दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ऐसा क्यों, व्हाई ओनली दिस कार्बन? Anyone? So most of things उससे मिल Carbon makes bond with everything. it takes major part. It takes major Sir, part. because carbon has unique property of catalyst. Sir, it is a versatile element. Yes sir. Versatile element, okay. Because it has property of catenation. Because it has a proper, चलो ठीक है, सबसे अच्छा आंसर मुझे अभी तक मिला वो मिला है, मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। कैटिनेशन किसी ने कहा, राइट। तो व्हाट इज दिस कैटिनेशन? सर वो कार्बन जो होता है ना, वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। ओके, जो कार्बन एटम रहता है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है। तो उनके पास एक टेंडेंसी आ जाती है, सो दे कैन फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन, राइट। जितना कि हमने इनऑर्गेनिक में देखा है, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में मोस्टली क्या होता है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। कार्बन एक्चुअली क्या करता है, शेयरिंग करता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है ना कार्बन की, कार्बन की अलग हम स्टडी क्यों पूरा ऑर्गेनिक एक बना रखा है, ठीक है, उसका एक मेन रीजन सिर्फ यही है कि कार्बन के 3 मिलियन कंपाउंड्स हैं, 3 मिलियन कंपाउंड कार्बन के प्रेजेंट है। 3 मिलियन मतलब कि आप 30 लाख कार्बन के कंपाउंड अभी तक मतलब कि हम गिन सकते हैं इतने हैं। और ये सिर्फ 33 मिलियन जो कंपाउंड्स हैं वो क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन प्रॉपर्टी। कार्बन 1 रहता है तो उसका कुछ अलग कंपाउंड है, कार्बन 2 हो जाते हैं तो वो कुछ अलग कंपाउंड हो जाता है, कार्बन 3 हो जाते हैं तो अलग कंपाउंड है, ऐसे ऐसे सो ऑन चलता रहता है 10 तक, 20 तक, 100 तक, ठीक है। फैटी एसिड आपने सुना है एक नाम, फैटी एसिड, आपने सोप सुना है, सोप? Yes, sir. Yes, sir. तो सोप में भी 17 to 19 कार्बन की चेन होती है और फिर लास्ट में मतलब कि एसिड होता है COOH। तो मतलब कि वो इतने लंबे कार्बन की चेन होती है, तो मतलब कि कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, ठीक है, कार्बन फॉर्म करता है बॉन्ड। ओके, चलो ठीक है, ये हमने अभी कुछ देखा कि 3 मिलियन कंपाउंड्स हैं और कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। ओके, कार्बन, सबसे पहली बात, कार्बन क्या करता है, आपने मुझे यूज वन वर्ड दैट इज शेयरिंग। व्हाट इज दिस शेयरिंग, क्या होती है? सर कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो मतलब दे भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते, इसलिए वो शेयर करते हैं दूसरे एटम के साथ। ओके, चलो ठीक है। अब मैं, चलो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कुछ, व्हाट इज दैट? 6 कार्बन का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 6। ओके, अब जैसे ही हमको किसी का भी एटॉमिक नंबर पता पड़ जाता है, उसके बाद हमको उसकी एक चीज पता पड़ जाती है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ E.C लिख देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं तो ज्यादा सिंपल हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या हो जाता है? 1s to 2s to 2. 1s2 2s2 2s2 2s2
ओके ठीक है, आप 1:2 बता रहे हैं, मैं और बेसिक में जाता हूँ कि 2:4 राइट, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। यस सर। बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मैं एक चीज पहले हम देखते हैं ये। ओके, ये एक कार्बन का है न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस में क्या चीजें होती है? न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, क्या क्या होती है वो बताओ? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। Protons and protons. ओके, और इसके सराउंड, ये किसको सराउंड करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपको दे रखा है, राइट, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में फिल कर देते हैं। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। ओके, तो मैं यहाँ पर हर्ट से 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता हूँ। ओके, फिर हम जो सेकेंड शेल आएगी, तो ये सेकेंड शेल आई, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके? 4 1 2 3 and 4। ओके, अब जैसे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब मेरा पहला क्वेश्चन ये आया, ठीक है, चलो ठीक है, पहले हम थोड़ा सा और देख ही लेते हैं इसमें। ओके, ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या क्या होता है, एक और बार बता दो मुझको। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड सराउंड करते हैं। यहाँ पर ये मैं बना लेता हूँ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर जो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो आपको दे रखा है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं क्या, या फिर जो एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है उससे आप ये पता कर लगा सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? यस सर। Yes, sir. मुझे बताओ कि कार्बन के पास प्रोटॉन कितने होंगे? 6। तो एटॉमिक नंबर जो है, आपको कैसे पता कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है? तो ये आपको पता है कि एटॉमिक नंबर अगर 6 होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे आपके एटॉमिक नंबर के बराबर, तो दैट इज 6। तो आपके प्रोटॉन हो गए 6। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे सर। 6. ओके, इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 6। कैसे पता पड़ा? Atomic number. ठीक है, एटॉमिक नंबर से आपको पता पड़ा कि प्रोटॉन 6 होते हैं, न्यूट्रॉन 6 होते हैं। ओके, अब ये आपने पढ़ा एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी चार्ज की। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन होते हैं इसमें कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये पॉजिटिव में पूरा नहीं लिखता हूँ, बहुत बड़ा लग रहा है, मैं प्लस चार्ज लिख देता हूँ, राइट? ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, उन पे कितना चार्ज होता है? न्यूट्रल। अभी जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अब इस पे भी बताइए तो। नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन ये जो आपका है, राइट, इट हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। बराबर है? Yes, sir. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। कैन यू जस्ट टेल मी, ठीक है, कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं करता है?
The more amount of तो energy. more electrons lose हो गए तो उतने ही protons रहेंगे ना सर, attraction bond। इसमें बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो जाएगा सर वो। स्टेबल नहीं होगा सर, For बैलेंस भी नहीं होगा, स्टेबल भी नहीं होगा। अनबैलेंस हो जाएगा सर। स्टेबल नहीं हुआ सर। क्या बैलेंस नहीं होगा? सर एनर्जी ज्यादा लगे। energy. Carbon is a नहीं non-metal. उनके पास। Non-metal इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी नहीं रखता सर। ओके, ठीक है। अभी हमने जस्ट देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बराबर है, राइट? तो जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चले जाता है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं हम, ठीक है, कि अगर कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, ठीक है, तो हम समझते हैं कि उसके लिए उसको लगी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमने मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए लगी कि एक्स किलो जूल ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जो भी यूनिट हमको एनर्जी की लेनी है, ठीक है। तो अगर कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसको कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए? बहुत ज्यादा, 4x। बहुत ज्यादा सर। 4x 4x से भी बहुत ज्यादा ज्यादा। होता है, ठीक है। ये कैसे होता है कि जब आपने बोर्स मॉडल पढ़ लिया आपने, हाँ सर। सर 10 हाँ। पे पढ़ते सर। ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा कि पहली शेल जो होती है उसमें कितनी एनर्जी होती है, दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें कितनी एनर्जी चाहिए कि वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है। आपने हर एनर्जी लेवल्स पढ़ लिए सबके? सर पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं अभी। हाँ सर, याद नहीं। आप एक बार मतलब रिवाइज करवा दो सर। रिवाइज करवा दो सर आप एक बार। ओके, ठीक है। तो हर जितनी भी एनर्जी शेल्स होती है, ठीक है, उनका एक फिक्स अमाउंट है कि जैसे कि आपने -13.6 कुछ एनर्जी लिखी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कि उतनी एनर्जी आप देते हो तभी वो सेकेंड शेल से थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाता है, एक्साइटेड स्टेज में। आपने ऐसा पढ़ा होगा, कुछ याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा समझते हैं कि 13.6 एनर्जी किलो जूल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी दी, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो 2 और 4 कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, तो कार्बन स्टेबल तब हो सकता है या तो ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर इसको बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में तो बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एम आई राइट? समझ में आ रहे हो? ये वाला कोरिलेशन समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर तो एनर्जी से रिलेटेड आंसर था कि मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में इतने अमाउंट की एनर्जी अगर लगती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लूज लगेगी, ठीक है। ओके, अब मुझे एक चीज ये बताओ कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले तो उसको क्या दिक्कत है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इजीली ऐड हो सकते हैं। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये आपकी सेकेंड शेल है, ठीक है। यहाँ पर हमने वो एक फॉर्मूला भी पता होता है हमको, जिससे कि हम निकाल पाते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस शेल में। उसका फॉर्मूला क्या किसी है? ने देना चाहिए। सर वो न्यूक्लियर पे चार्ज कम पड़ जाएगा सर, मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए वो मतलब स्टेबल नहीं रहेगा सर। Yes, sir. स्टेबल हो जाएगा। यस सर। स्टेबल हो जाएगा। प्रोटॉन में सॉरी सर, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर। तो जब अपन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो टोटल 10 हो जाएगा सर। तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी सर होल्ड ऑन करने के लिए वो 10 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे। बिकॉज़ इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावैलेंसी। It is has a property of tetravalent, ठीक है। ओके, अब जैसे कि क्या हुआ कि मैंने आपको थोड़ा सा पहले कुछ बताया था, ठीक है। हम वहीं से चालू कैलकुलेट करते हैं, आंसर सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। अभी हमने देखा था चार्जेस का, देखा था कि प्रोटॉन और इक्वल चार्ज होता है तब ये कार्बन है, ठीक है। अब जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन और आपने ऐड करे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर x से ऐड कर देता हूँ कि 1 2 3 और 4। अब एक बार आप ये मुझे बताओ कि प्रोटॉन कितने हुए, प्रोटॉन कितने रहेंगे? 6 प्रोटॉन आपके रहेंगे 6, तो ये हो जाएगा +6। ओके, अब इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे?
10 -10 सर -10 अरे अरे हाँ ओके ठीक है, आपने एक्स्ट्रा बता दिया। मेरे को सिर्फ जानना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो ये हो गए आपके 10, ठीक है। अब 10 उस पे चार्ज जो होता है आपने इसलिए पहले ही बता दिया -10, ठीक है। तो मेरे एक्चुअली आपसे पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप सिर्फ 10 कहो, ठीक है। चार्ज हम बाद में बैलेंस करके हमने लगा दिया -10। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने बॉक्स में लिख रखा है, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं। तो उनकी जो पावर होती है ना वो बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। कि जैसे कि अगर मैं 3 रोटी ही खा सकता हूँ तो मैं 3 रोटी ही खा सकता हूँ। मैं ज्यादा रोटी खा लूंगा तो भी मेरे लिए अच्छा नहीं है, और मैं कम रोटी खाऊंगा तो भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। कोरिलेशन समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। तो बिल्कुल ये बेसिक सी चीज है कि मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए ऐड नहीं होते हैं क्योंकि क्या होता है कि मतलब कि उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो उनके बीच में चार्ज है वो इम्बैलेंस हो जाता है, राइट? ओके, इसलिए ड्यू टू दिस 2 रीजंस, ठीक है, ना तो वो गेन करता है ना लॉस करता है, वो करता है आपने जो मुझको बताया शेयरिंग कुछ कहा था किसी ने, मैंने वही सुना था, और किसी ने कहा था कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड ओके, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और उसके साथ किसी ने कहा था कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। हाँ। तो इसलिए कार्बन बहुत स्पेशल है, और मतलब कि उसके लिए एक अलग से चैप्टर बना दिया है पूरा, दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा एक अलग ही ब्रांच उसकी दे दी है आपको, ठीक है। ओके, अब हम कुछ और देखते हैं, राइट? चलो ठीक है, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन छोटे से दिखाता हूँ, ठीक है। आपने चीजें पढ़ रखी है पहले, पर आपको वो याद है कि नहीं है वो आप मुझको बताते रहना, हम वहां से देखते हैं एक बार। ओके, वेट फॉर अ सेकंड, आई लेट मी गिव सम टाइम टू शेयर दैट। ओके, स्क्रीन सबको दिख रही है? इज द स्क्रीन विजिबल? नो सर नो सर ओके, नाउ नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली जो कार्बन हमको मिलता है, ठीक है, हम बिल्कुल कार्बन बेसिक से चालू कर रहे हैं कि कार्बन जो होता है हम कार्बन से ही डील करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे आप ये बता ओके, आप मुझे ये बताओ कि कार्बन कितनी फॉर्म्स में अवेलेबल है, किसी को पता है? 3 forms. Three forms. कौन कौन सी है वो? 3 forms. Sir, diamond, graphite and Buckminster fullerenes. ओके, तो ये तीनों क्या फॉर्म है? ग्रेफाइट है, इन फॉर्म्स को क्या कहते हो आप? आइसोटोप, सर एलोट्रोप्स Allotropes of carbon. ठीक है। तो एक्चुअली ये जो कार्बन की 3 फॉर्म जो होती है, ठीक है, इसको आप बोलते हो एलोट्रॉप्स। आइसोटॉप इज डिफरेंट, ठीक है, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स आर डिफरेंट, उनका जो सेंस होता है वो डिफरेंट होता है। हम वापस यहाँ पे आते हैं कि जैसे कि दो चीज होती है, ठीक है, एक तो होता है मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है, यहाँ पर ये रह गया था, तो मास नंबर क्या होता है वो भी मुझे बता दो आप। Atomic number का double. 12. number of protons 12 होता है सर, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है इसका। Number of मास नंबर जो बेसिकली होता है, Atomic number का double होता है सर. ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता है वो एटॉमिक नंबर का डबल, ठीक है। लेकिन अदरवाइज हमको जो याद रखना है ना, आप ऐसे याद रखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप ये याद रखोगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डबल होता है, लेकिन
कभी कभी क्या होता है, कार्बन की 3 आइसोबार्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन 3 टाइप के होते हैं, हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसमें क्या होता है, ठीक है, मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम है सबका, ठीक है। तो यहाँ पर सबके अलग अलग आइसोबार्स हो सकते हैं, ठीक है। और आइसोबार्स में चीजें कौन सी डिफरेंट रहती है, तो ये मास नंबर उनका डिफरेंट रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन की 3 अलग अलग फॉर्म है, ठीक है, जैसे, और कार्बन की 3 अलग अलग फॉर्म है, C612, C613, ठीक है, 2 अलग अलग फॉर्म है कार्बन की। तो ये एक्चुअली उनमें मास नंबर डिफरेंट होता है। तो मास नंबर में एक्चुअली डिफरेंट क्या होता है, इनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है ये अलग अलग होते हैं। मतलब कि ऐसा होता है कि एक प्रोटॉन ज्यादा है या फिर एक प्रोटॉन कम है, या न्यूट्रॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन कम है, तो मास नंबर पे वो डिपेंड है, ठीक है। तो ये एक चीज बतानी थी। और एक और नंबर होता है, ओके, ठीक है। फिर हम यहाँ पर हम बेसिक हमने उसके बाद ये देखा कि कार्बन एक्चुअली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसको आप बोलते हो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि एलिमेंट की फॉर्म में, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण, ठीक है, एटम सेम है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कार्बन 3 फॉर्म में होती है उनकी, ग्रेफाइट, राइट। फिर सेकंड हो गया आपका डायमंड, और फिर उसके बाद लास्ट जो है वो बक मिनिस्टर फुलरेंस। तो बक मिनिस्टर DMF लिख देता हूँ मैं, बक मिनिस्टर फुलरेंस, ओके, DMF, ओके। वन थिंग, अभी जो एलोट्रॉप्स होते हैं ये आपने बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, राइट। तो मुझे आप ये बताओ कि ग्रेफाइट में ऐसा क्या होता है, ठीक है, जो कि डायमंड में नहीं होता है। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर। फ्री इलेक्ट्रॉन। यस सर, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ग्रेफाइट में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और डायमंड में नो सर, टाइटली डायमंड में नहीं पैक्ड होते होते सर। सर। टाइटली पैक होते हैं। Okay, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। could you please tell me about which of them is the good conductor or which of them is bad conductor? Graphite is a good conductor. Graphite is good Good conductor. conductor. And diamond and fluorine is bad conductor. Okay. Okay. और which of them, ठीक है, चलो मैं एक्चुअली सबसे पहले ये जानना चाहता था, अब ग्रेफाइट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है कैसे होता है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, ताकि कोई बोले नहीं। तो एक्चुअली मैं जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने आपको टाइम दो, सोचो, राइट। आप चैट बॉक्स यूज करो, ठीक है। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? ओके, ठीक है। मुझे तो एक्चुअली बहुत कम ही रिप्लाई आया है, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑन वन ऑन अनदर टाइप अरेंजमेंट, ओके। ब्रूनल, आप एक्चुअली बता नहीं पाए आप क्या कहना चाह रहे हो। शौर्य, बिकॉज इट्स वन इज बॉन्डेड विथ 3, ओके, ठीक है। श्योर, गुड सर, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, each carbon is connected to 3 carbon, hence 1 carbon is remaining, okay, fantastic, ठीक है। तो कुछ बातें मेरे को समझ में आई है, जिसने रिप्लाई करा है कि ग्रेफाइट में बच्चों क्या होता है, जो आपका ग्रेफाइट है इसमें 1 कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि 1 कार्बन, 1C लिख देता हूँ, 1C इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन,
एक कार्बन अगर 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 अब ये कार्बन है आपका, राइट। अब इसकी 3 वैलेंसी बॉन्डिंग में है, तो आप मान लिया एक इसने बॉन्ड बना लिया, 2 बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए, ठीक है, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है, राइट। ये जो एक इलेक्ट्रॉन सर्कल की फॉर्म में आपको दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ग्रेफाइट में एक और चीज होती है, ठीक है, ग्रेफाइट में जो स्ट्रक्चर होती है वो एक लेयर स्ट्रक्चर होती है। चलो मैं यहाँ साइड में आपको बताता हूँ लेयर स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे कि ये मैंने कुछ बनाया कि ग्रेफाइट में इस चीज को आप देखना, यहाँ पर ये जो है ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन जो कनेक्टेड है जहां पर भी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर भी कार्बन है, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि ये जिस पर राइट टिक मैंने कर रखा है वो कार्बन कनेक्टेड है 3 कार्बन से, ठीक है। और मतलब कि और आप बैलेंस ऐसी पूरी कर सकते हो कि यहाँ पर भी सर बाकी है, यहाँ पर भी 2 कार्बन ही है, तो यहाँ पर भी एक आ गया, यहाँ पर भी नीचे सर, तो एवरी 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। और ग्रेफाइट में मोस्टली क्या होती है, लेयर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है एक के ऊपर एक ऐसी स्ट्रक्चर ग्रेफाइट में आपको ऐसी दिखने को मिलती है कि 1 स्ट्रक्चर अबव 1, 1 स्ट्रक्चर अबव 1, ठीक है। अब इन जो 2 लेयर्स बन रही है ना, आपको दिख रहा है जैसे कि आपने पेंसिल में देख रखा है कि आप एक एक चीज जब लिखते हो, ठीक है, तो पेंसिल की लीड जो होती है वो कम होती रहती है, तो आपको उसको वापस शार्प करना पड़ता है, राइट। तो लेयर्स फॉर्मेशन होती है कि एक लेयर घिस गई, फिर दूसरी नई लेयर आती है, फिर दूसरी लेयर घिस गई तो तीसरी नई लेयर आती है, फिर आप उसको वापस शार्प करते हो, ठीक है, पॉइंटेड एंड के लिए, फिर मतलब कि ये चीज वापस ऐसी, तो एक लेयर फॉर्मेशन होती है। अभी जो लेयर फॉर्मेशन होती है ना, इसमें एक्चुअली इसमें क्या होता है, इनके जो ये बीच में है, ये जो बीच में जो आप देख रहे हो ये जो जगह है, स्पेस है, ये तो मैंने बहुत बड़ी बना दी है, लेकिन ये बहुत कम जगह होती है, स्पेस दिखती नहीं है। इनके बीच में एक फोर्स होती है, मैं नाम लिख देता हूँ, शायद आपने सुना हो, वंडरवॉल फोर्स, वीक ठीक है। इनके बीच में क्या होती है, वीक वंडरवॉल फोर्स होती है, जो कि आप इजीली मतलब कि अगर पेंसिल से राइट करते हो, ठीक है, तो वो टूट जाती है फोर्स, और एक लेयर क्या होती है आपकी कॉपी में स्टिक हो जाती है, ठीक है। आप लिखते जा रहे हो तो एक एक लेयर आपकी कॉपीज में क्या होती जा रही है, हटती जा रही है, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट में एक्चुअली ये होता है, एक प्रॉपर्टी ये थी। और इसमें क्या होती है, लेयर फॉर्मेशन होती है, इसकी वजह से हम उसको यूज करते हैं इन पेंसिल, ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं, तो ग्रेफाइट एक्चुअली आप ड्राई लुब्रिकेंट यूज करते हो, तो मशीन्स जहाँ होती है ना, आपको पता हो जाए कि वहाँ पे एक्चुअली वो जाम ना हो जाए, राइट, मशीन जितनी भी होती है वो जाम हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, ऑयलिंग करते हैं उसको बराबर, राइट, लुब्रिकेंट, ग्रीस, राइट, ग्रीस यूज करते हैं। तो कहीं कहीं मशीनरीज में क्या होता है, आप ग्रीस यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो फायर कैच कर लेता है, ठीक है, तो वहां पर हम ये ड्राई लुब्रिकेंट की तरह ग्रेफाइट को यूज करते हैं, इसकी पाउडर फॉर्म को हम यूज करते हैं, ठीक है। और ओके, अब डायमंड में एक्चुअली क्या होता है, डायमंड की भी उसका भी आंसर पूरा उसकी स्ट्रक्चर में, ठीक है, कि डायमंड में जो एक कार्बन होता है आपका, ठीक है, यहीं पे मैं आगे लिखता हूँ, डायमंड में भी इसका रीजन जो है, ओके, डायमंड आपने ऐसा सुना है क्या कि हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस, कुछ ऐसा सुना है? यस सर, तो उसका रीजन भी क्या है बताए आपको, उसकी स्ट्रक्चर में, कि उसकी जो स्ट्रक्चर है 1 कार्बन, ठीक है, इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन, ठीक है। तो आप उसकी अगर स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो मैं सिर्फ डॉट बनाता हूँ, ठीक है, आप वहां से कार्बन आप समझते रहना कि सर ये था, ओके, ठीक है, ये एक कार्बन है छोटा सा, ये भी बहुत बड़ा हो गया,
ओके मैं ये यूज करता हूँ। ये 1 कार्बन है, ठीक है, ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, एक और इसके ऊपर भी है। ये कार्बन है, ठीक है, बीच में मैं लाइन करूँ, चलो ठीक है आप समझ जाना, ये एक लाइन मैंने कर दी है, ठीक है। ये 1 कार्बन है, ये कनेक्टेड टू 3 कार्बन है, ओके। फिर क्या होता है, ये जो कार्बन है ये कनेक्टेड होता है और 3 कार्बन से, तो 1 2 3, तो ये 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर क्या होता जा रहा है कि डायमंड का एक बहुत ही मतलब कि ग्रेगेरियस स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब कि बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चर है, लेकिन डायमंड होता बहुत छोटा है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है और टाइट है, ठीक है। इसमें एक्चुअली होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपने किसी ने कहा था कि टेट्रा वैलेंसी होती है, टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर किसी ने कहा था, तो वो एक्चुअली डायमंड में देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पर भी आप अटैच कर सकते हैं दैट ये एक कनेक्टेड है, ये एक कनेक्टेड है। जहाँ पर भी आपको वैलेंसी दिख रही है ना, जहाँ पर भी कार्बन की वैलेंसी आप